चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर सीट रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है और हम लोग तैयारी भी करवाते हैं। तो अभी हमारा क्रैश कोर्स जो है नया नया अभी लॉन्च हुआ है, तो अगर आप अभी जो भी आपके पास समय बचा है उस पूरे समय को बढ़िया से यूटिलाइज करना चाहते हो और कम समय में पूरी तैयारी करना चाहते हो, सिलेबस के हर एक पहलू पे पकड़ बनाना चाहते हो, प्रैक्टिस सेट चाहिए, सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ 999 इसकी प्राइस है, इसमें आप यहाँ पर ऐड हो सकते हो। इस कोर्स में, क्रैश कोर्स में ऐड होने के लिए क्या करना है आपको, हमारा जो एप्लीकेशन है CUT कॉन्सेप्ट, ये देख सकते हो, ये आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से और वहां से जाकर के कोर्स में इनरोल हो सकते हो। तो आ जाते हैं आज के पहले सवाल के ऊपर, लेकिन सवाल पे पहुंचने से पहले जैसा आप सभी को पता है कि हमारे पास होमवर्क भी था कुछ, आपको अगर याद हो तो 3 होमवर्क हमने दिए थे। तो पहला होमवर्क आपका ये है, ठीक है। पहला होमवर्क जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये सवाल है आपके पास कि द वॉल्यूम, ये 2 यहाँ पे गलती से आ गया होगा, द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 486 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस। मतलब एक हेमिस्फीयर है आपके पास, यानी अर्ध गोला है और उसका आयतन दिया है 486 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका त्रिज्या यानी कि रेडियस आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए इसका रेडियस कितना होगा। जल्दी से पहला सवाल आपके सामने है जो कि हमने आपको होमवर्क दिया था। तो क्योंकि ये होमवर्क है तो आई होप कि आपने ट्राई किया होगा, तो मैं सीधा इसको सॉल्व कर दे रहा हूं। देखो हेमिस्फीयर होता क्या है, तो एक होता है हमारे पास स्फीयर, क्या होता है, एक होता है हमारे पास स्फीयर। तो स्फीयर कहां पे है, हाँ ऐसा आपको स्फीयर दिखता है, ठीक है। अब ये स्फीयर है, जैसे आप धरती समझ लो, तो धरती भी एक तरह से कह सकते हो क्या है, स्फीयर है। जो क्रिकेट वाली बॉल होती है वो भी क्या होता है, एक स्फीयर होता है। तो आप वैसे इमेजिन कर सकते हो। अब ये एक हमारे पास स्फीयर, तो ये स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है, तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला, देखो ऐसे सवाल अगर आएंगे तो फॉर्मूला पे ही मतलब आधारित होंगे, बहुत आराम से आप बना पाओगे, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि इसका होता क्या है, आयतन क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो आयतन, इसका जो वॉल्यूम होगा इस पूरे इस स्फीयर का, तो एक स्फीयर जो होता है हमारे पास, ये पूरा क्या है, स्फीयर है। तो ये जो स्फीयर है हमारा, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हेमिस्फीयर कह रहा है, तो हेमिस्फीयर का मतलब कि ये पूरा था हमारा स्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब होता है कि आधा आधा आपने बांट दिया है, तो ये आधा आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पहले ये पूरा था, अब आपने इसको आधा कर दिया, तो मतलब ऊपर वाला मान लो खत्म हो गया, तो सिर्फ नीचे वाला यानी आधा बचेगा आपके पास, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास हेमिस्फीयर। तो ये हेमिस्फीयर का अब आपसे पूछ रहा है कि इसका रेडियस बताइए। तो हेमिस्फीयर का आयतन कितना होगा, पहले आप ये बताओ। तो आयतन कितना होगा हेमिस्फीयर का, तो आप देख रहे हो ये पूरे का था, हेमिस्फीयर मतलब आधा, तो यानी कि आयतन को भी क्या कर दोगे आप, आधा कर दोगे। तो इस हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, इसका आधा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब का आधा, यानी 2 से भाग दे दो, तो यहाँ 2 से ये कट जाएगा, तो 2 पाई आर क्यूब बाई 3। तो ये होता है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, कितना होता है, 2 पाई आर क्यूब बाई 3। तो ये हो गया वॉल्यूम। अब यही कह रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये देख लो, जैसे 2/3 पाई आर क्यूब का मान कितना दिया है, 486 पाई, ठीक है। तो अब यहां से देखो पाई से पाई तो कट गया, इसके बाद आप इसको 2 से काट सकते हो, 2 दूना 4, ठीक है, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। अब ये आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 243 मल्टीप्लाइड में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आर क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12 का 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 729। और 729 जानते हो किसका क्यूब होता है, 9 का होता है। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 9 81 नंबर 729। तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी रेडियस जो आपसे पूछ रहा था हेमिस्फीयर का, वो कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमने होमवर्क आपको दिया था, आई होप कि होमवर्क आपने कर लिया होगा। पहला सवाल हमने आपको करवा दिया है। अगला सवाल देखो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 23 मीटर है, यदि इसका परिमाप 206 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया था, यह भी मैथ का सवाल है। एक बार मैं कमेंट आप लोग का देख लेता हूं, आप लोग क्या कह रहे हो। सर रीजनिंग क्लास कब से दोगे, अरे रीजनिंग आ जाएगा ना अभी सवाल, इसके बाद आ जाएगा ना रीजनिंग का सवाल, काहे परेशान हो आप। हमारे साथ आलोक जी जुड़ चुके हैं। आलोक कैसे हो भाई, आलोक भाई कैसे हैं आप, बताइए। आलोक देखिए हमारे मित्र आ चुके हैं आज क्लास में, बहुत दिनों बाद, भूले भटके, और ये क्लास में आ चुके हैं। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दो आप लोग, ठीक है, एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। पहला सवाल मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। गुड आफ्टरनून अभिषेक मिश्रा, सभी को गुड आफ्टरनून। ये सवाल देखिए क्या है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 23 मीटर है। तो आप खुद सोचो कि हमारे पास एक क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल ये देखो हमारे, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, रेक्टेंगल कहाँ है, हाँ ये देखो, हमने यहां पर ले लिया एक रेक्टेंगल। अब ये जो रेक्टेंगल है ये कह रहा है कि इसका जो लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर है वो कितना है, 23।
तो आप अगर मान लो कि इसका चौड़ाई कितना है, x है, मान लो ऐसा कि इसका चौड़ाई यानी कि जो ब्रेथ है वो कितना है, x मीटर है, क्योंकि मीटर में दिया है तो x मीटर है। तो अगर चौड़ाई x मीटर है तो ये कह रहा है लंबाई कितना होता है, बताओ लंबाई कितना होगा, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 23 मीटर है। तो जाहिर सी बात है लंबाई हमेशा बड़ा होता है, 23 का अंतर है, तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 23 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि 23 का अंतर भी तो है, ठीक है। तो 23 मीटर का अंतर है दोनों में। अगर ये x है तो ये ज्यादा, क्योंकि लंबाई बड़ा होगा, ठीक है, तो ये x चौड़ाई हो गया तो 23 ये ज्यादा हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर देखोगे तो 23 ही आपको मिल जाएगा। अभी कह रहा है कि यदि इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है इन सबको जोड़ दो, जैसे ये 23 प्लस एक्स है, ये वाला x है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये 23 प्लस एक्स है तो नीचे वाला भी 23 प्लस एक्स हो जाएगा। परिमाप का मतलब होता है कि आप सबको जोड़ दो, यानी इसका जो बाउंड्री होता है उसको जोड़ दो। इसके परिमाप का फॉर्मूला भी होता है, पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये फॉर्मूला भी होता है, चाहे आप फॉर्मूले से लगा लो, चाहे आप सिंपली सबको जोड़ लो तो वैसे भी कर सकते हो। जैसे 23 कितना हो जाएगा, 46, और प्लस जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2x, और x कितना हो जाएगा 2x, तो ये निकल जाएगा। और कह रहा है परिमाप कितना है, 206 है, तो ये 46 हो गया, इतना का कितना आ जाएगा 4x बराबर 206 माइनस कितना हो जाएगा 46। यहाँ पे देखोगे ये 0 आ जाएगा और 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 6 4 10, यहाँ पर 160 बचेगा। x बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 चौको 16, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 40। कितना आ गया, ये 40 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 40 आ गया। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है। अब देखो ये आ गया 40, तो ये कितना हो जाएगा, यानी चौड़ाई आ गया 40, तो ये कितना होगा 40 प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पर 23 प्लस एक्स, 23 प्लस एक्स यानी कि 23 प्लस 40, ये कितना हो जाएगा आपका 63। तो ये 63 हो गया और ये हो गया 40। अब जो एरिया होता है इसका, एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई, तो ये देखोगे कितना हो जाएगा, मान लो यहाँ पर हो जाएगा 63 और मल्टीप्लाइड बाई 40। तो ये 4 3 12 का 2 हासिल 1 4 6 24 1 25, तो कितना हो गया 2520। तो 2520 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो एरिया होता है हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। यह अगला सवाल, नीचे दी गई आकृति में कौन सा क्षेत्र उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो भौतिकी और गणित दोनों का अध्ययन करते हैं परंतु जीव विज्ञान का नहीं, बताइए जीव विज्ञान का अध्ययन नहीं करते हैं, बताइए कौन सा होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आई होप कि ये आपको दिख रहा होगा फिगर। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ई है, सी है, एफ है, डी है और ये जी है। तो आपको बस इतना सा पता करना है कि स्टडी बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मतलब ऐसे लोगों को खोजना है जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ते हैं बट बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, जैसे हमारी तरह, ठीक है। बताइए सवाल आपके सामने आ गया है, फटाफट से। हाँ जी, वो हमारे मित्र हैं, क्लासमेट हैं, अभी वो दिल्ली में रहते हैं, अब पता नहीं कहाँ चले गए। मतलब कमेंट तो उन्होंने किया था बट अभी चले गए, इधर तो चले गए, शायद बीच में आए होंगे, शायद उनको नोटिफिकेशन मिल गया होगा। बीएचयू में ही पढ़ते थे साथ में। चलिए क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। देखो तो जो हमको नहीं चाहिए होता है उसको हम गायब कर देते हैं। जैसे हमको बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स नहीं चाहिए तो बायोलॉजी वाले हटा दो। अब बायोलॉजी वाले हटाने के बाद कह रहा है कि ऐसे लोग ढूंढो जो कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों पढ़ते हो। तो फिजिक्स वाला ये है, मैथमेटिक्स वाला ये है, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, बी मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे सवालों में ये वेन डायग्राम का सवाल होता है, जो नहीं चाहिए उसको आप गायब कर दोगे, फिर आप देख लेना क्या आंसर होगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर, हम अगले यहाँ पर आगे आ जाते हैं और आगे आपको पता है कि हमारे पास पहला सवाल आ गया है। अब ये सवाल आज या कल किसी बच्चे ने पूछा है, क्योंकि कल आपको पता है कि हम लोग रैंकिंग पढ़ रहे थे और रैंकिंग का पहला क्लास हमने क्रैश कोर्स में आपको करवाया है। तो रैंकिंग का पहला क्लास किया, उसके बाद एक बच्चे ने ये सवाल पूछा है, तो इस सवाल को मैंने यहाँ पर डाल दिया है और मैंने उस बच्चे को बोल दिया था कि भाई आज 2 बजे ये क्लास होगा, अगर वो क्लास में है तो जरूर बताया कि हाँ सर मैंने ही पूछा था, अगर कोई है जिसने पूछा ये सवाल। इन रो अनुपमा, मैं कहता हूं कि जब आप सवाल पूछा करो तो अपना नाम बता दिया करो, तो आप लोग नाम बताते नहीं हो। इन रो अनुपमा, अनुपम है भाई, अनुपमा पढ़ रहा हूं। अनुपम इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट। अब कल जो तरीका बताया है वही तरीके से आपको करना है कि लेफ्ट से अनुपम जो है वो कितने नंबर पे है, 11th नंबर पे है। तो हमने कहा चलो ये जो है हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया और ये पहला सवाल आपके सामने आ गया है, आज का पहला सवाल। तो ये अनुपम है, अनुपम, ठीक है। तो ये ए फॉर मान लो अनुपम है और ये कौन से नंबर पे है, 13th नंबर पे। कहां से, तो लेफ्ट से 11th नंबर पे है। तो लेफ्ट से 11 नंबर पे है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया चलो ये कौन से नंबर पे आ गया, 11 नंबर पे आ गया लेफ्ट से। अब आगे क्या कह रहा है कि दीपक दाएं छोर से 11वें नंबर पे है, दीपक दाएं छोर से 11वें नंबर पे है। तो यहां से मान लो 13वां है यार, 11 पढ़ रहा हूं मैं, दीपक दाएं छोर से 13 है। तो ये चलो यहाँ पर कितने नंबर पे आ गया, ये आ गया 13 नंबर पे।
दाएं छोर से 13th नंबर पे ये कौन है? दीपक है। दाएं छोर से 13 है। अब कह रहा है कि दीपक जो है अनुपम के बाएं है। अच्छा, एक और चीज कि दीपक जो है वो अनुपम के बाएं है। यहां पर जो हमने डायग्राम बनाया है, यहां पर जो दीपक है वो अनुपम के राइट में हो गया है। किधर हो गया है? राइट में। तो ये जो हमने बनाया तो फ्लॉप हो गया भाई, मतलब ये गड़बड़ हो गया, ऐसे डायग्राम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दीपक जो होगा वो कह रहा है सवाल में कि दीपक अनुपम के बाएं होगा, यानी अनुपम यहां पे है तो इसके बाएं में यानी इधर होगा दीपक। तो ये वाला डायग्राम फ्लॉप हो गया, तो फिर से बनाना पड़ेगा। इसको हटा दो, मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूं। चलो दूसरी तरीके से इसका डायग्राम फिर से बनाते हैं। ये हमारे पास है, मान लो ये कौन है? मान लो नहीं, वहां पे दिया गया है अनुपम है, ठीक है। तो अनुपम यहां पे आ जाएगा, किस नंबर पे है? बाएं से है, यानी लेफ्ट से 11th नंबर पे है। कौन है? ये अनुपम है। अब सवाल में कह रहा है कि एक और व्यक्ति है जिसका नाम है दीपक, जो कि दाएं छोर से 13th नंबर पे है, लेकिन एक और कंडीशन कह दिया कि दीपक जो है वो अनुपम के बाएं है, यानी कि लेफ्ट में है, ठीक है। दीपक अनुपम के बाएं है, तो अनुपम यहां पे है तो इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा, यानी इसके लेफ्ट में कहीं इधर मान लो कहीं पे बैठा हुआ है। कौन? दीपक बैठा हुआ है। तो यहां पे हमने किसको बैठा दिया? 13th नंबर पे है। कहां से? राइट से। तो हम कहेंगे कि ये राइट से, राइट इधर मान लो है, ये राइट से किस नंबर पे है? राइट से ये है 13th नंबर पे, और ये है किधर? तो ये अनुपम के लेफ्ट में है। कौन? तो ये हो जाएगा दीपक। तो इस तरीके से हम इसको बैठाएंगे, जैसे सवाल में कहेगा उस हिसाब से हम डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये डायग्राम हमने बना दिया। अब क्या कह रहा है? तथा उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं। अब कल हमने आपको कहा था कि अगर व्यक्तियों की संख्या दी गई है तो हम व्यक्तियों की संख्या नहीं लिखते हैं, हम हमेशा क्या लिखते हैं? दूरी लिखते हैं। तो दूरी कितना होगा? दूरी यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा व्यक्तियों की संख्या से 1 ज्यादा होता है। तो 4 + 1 यानी कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। यानी इनके बीच का डिस्टेंस, दीपक और अनुपम के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5 का है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 का। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आप ये बताओ कि तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? अच्छा देखो, जो भी बच्चे ने पूछा है, ये सवाल मैंने नहीं करवाया था, क्योंकि ये सवाल मैं अगले क्लास में मैंने बोला था कि मैं करवाऊंगा, लेकिन मैंने ये सवाल पढ़ा नहीं कि कौन सा सवाल है, मुझे लगा डाउट होगा किसी सवाल में, लेकिन ये वाला टाइप अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो आप आगे वाला सवाल पूछ लिए हो, ठीक है। बट कोई बात नहीं, अब आ गया है तो मैं बता दे रहा हूँ। हो सकता है कि आपको लगे सर ये तो आपने करवाया नहीं था, क्योंकि मैं अगले क्लास में करवाऊंगा मंडे को इसको, ठीक है, अगले मंडे को, जो आने वाला मंडे है। तो यहां पर देखोगे 5 है, और यहां पर ये दीपक है, यहां पर अनुपम है। अब ये कह रहा है कि कितने व्यक्ति हैं, तो कितने व्यक्ति ये पता करने के लिए पहले हम क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये इसका मान लो लेफ्ट एंड है, ये वाला राइट एंड है। मान लो कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है? यहां से यहां तक का 13 है, यहां से यहां तक का हमको डिस्टेंस पता है, ये कितना है? 13। अब हमें कितना और डिस्टेंस बचा है निकालना, तो हमें ये वाला डिस्टेंस और पता करना होगा। यहां से यहां तक देखो हमको टोटल चाहिए, यहां से यहां तक चाहिए टोटल। यहां से यहां तक हमें पता है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है? 13 का है। हमें ये वाला बचा हुआ डिस्टेंस चाहिए यहां से यहां तक। तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा आप खुद समझो। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? हमें पता है कि सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 11 का है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है? 5 है। तो 11 में से अगर आप 5 निकाल दो तो ये वाला हो जाएगा 6। तो ये 6 का डिस्टेंस आ जाएगा यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक टोटल 11 है, तो 6 यहां से यहां तक और 5 यहां से यहां तक, 6 5 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 हो गया। अब यहां से यहां तक देखोगे 13 है, और ये 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 13 6 19। तो टोटल जो डिस्टेंस आएगा, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? 13 + 6 यानी कितना आ गया? 19। ये तो डिस्टेंस है। हमें पर्सन की संख्या चाहिए, यानी टोटल कितने लोग हैं। तो लोगों की संख्या हमेशा एक कम होता है, तो 19 - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 18। तो 18 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 18 इज द करेक्ट आंसर। अक्षिता कह रही कि सर मैंने ही पूछा था ऑफिस वाले नंबर पर, माय नेम इज अक्षिता। अच्छा अक्षिता देखो, ये सवाल जो है अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं था क्लास में, क्योंकि मैंने कहा था कि 2 क्लास लगेगा। एक क्लास में मैंने आपको सारा बता दिया था, लगभग कॉन्सेप्ट तो सारे ही हो गए थे, बट डिफरेंट टाइप के सवाल और आते हैं, जो कि अगले टाइप का सवाल यही था जो कि मैं करवाता उस दिन, बट आपने थोड़ा सब्र रख लेते आप, तो कोई बात नहीं, मैंने करवा दिया। वैसे ये सवाल देखो, अगला सवाल आपके सामने आ गया है, ये कहां से आया है? तो ये सीरीज का सवाल है आपके सामने, XYQ, फिर अगला लिखा है ZARBCSDET। नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा बताइए। ट्विंकल साहू करें कुछ नहीं समझ में आया है, ट्विंकल आपको उसके लिए क्लास देखना पड़ेगा, ठीक है। ट्विंकल मुझे जहां तक पता है आप शायद जुड़े हो शायद क्रैश कोर्स में, तो जो क्रैश कोर्स में जुड़े हैं मैंने क्लास करवा दिया है, उसको देख लेना आप। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस YouTube पे भी मैंने रफ्तार सीरीज में पढ़ा रखा है। जब तक उसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा, सवाल आपको समझ में ठीक से नहीं आएगा, और मैं अगर कॉन्सेप्ट समझाने जाऊंगा तो पूरा क्लास उसी में चला जाएगा, क्योंकि कैप्सूल सीरीज है। तो कैप्सूल सीरीज का मकसद है हमारा कि सवाल का प्रैक्टिस करवाना, और अगर आप थियरी पढ़ना चाहते हो तो वो मैंने करा रखा है, या तो आप क्रैश कोर्स में पढ़ सकते हो, या फिर आप वहां पे पढ़ सकते हो
रफ्तार सीरीज में भी करा रखा है, पूरा थियरी पढ़ाया है, ठीक है, तो उससे आप पढ़ सकते हो। ये देखो सवाल क्या है, एक्स वाई जेड क्या लिखा हुआ है। ऐसे सवाल में हमने कहा था कि आप क्या करोगे, पहले लेटर से आप रिलेशन देखोगे, जैसे एक्स है तो इसको हम कहते हैं टर्म, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म। तो पहले टर्म का देखोगे पहला लेटर और इसका पहला लेटर, तो एक्स के बाद क्या आएगा, जेड आएगा, जेड के बाद यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा, और बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। तो हम बस ये देखेंगे कि एक्स 24 नंबर पे आता है, ये 26 नंबर पे, तो मतलब यहाँ पे +2 करना है। अब ये 26 से +2 करोगे तो बी पे पहुंच जाओगे, +2 करोगे तो यहाँ पर डी पे पहुंच जाओगे, मतलब दो दो आपको जोड़ना है, तो 2 जोड़ोगे कितना आएगा, तो 4 ये नंबर पे आता है, 4 2 6, 6 नंबर पे क्या होता है, एफ आता है। तो यहाँ पर हमारे आंसर में एफ होना चाहिए, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। अगला वाला हमें चेक करना है, अगला वाला क्या है, वाई है, तो वाई आता है हमारे पास, वाई के बाद देखोगे यहाँ पर ए के बाद सी, सी के बाद ई, तो यहीं से मैं बता दे रहा हूँ, देखो वाई आता है 25 नंबर पे और ये ए आता है 1 नंबर पे, तो यहाँ पे 2 जोड़ना होगा। फिर 1 के बाद यहाँ पर सी है तो यहाँ भी 2 जोड़ना होगा क्योंकि ये 3 नंबर पे आता है। फिर ये 5 नंबर पे यानी कि 2 ऐड करना होगा, 5 और 2 करोगे 7, 7 नंबर पे क्या होता है, जी होता है, तो एफ के बाद जी आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यानी सब में आपको क्या करना है, आपको सब में 2 जोड़ना है और आप आंसर तक पहुंच जाओगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर, इफ P प्लस Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, P भागे Q मतलब P डिवीजन Q यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन्स P इज द डॉटर ऑफ Q एंड P माइनस Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट A इज द हस्बैंड ऑफ B। अच्छा देखो, उस दिन मैंने ब्लड रिलेशन आपको करवाया था, तो उसमें मैंने कुछ चीजें छोड़ दी थी, एक आध 2 सवाल छोड़ दिया था, तो वही मैंने यहाँ पर आपको रख दिया है ताकि आप ये समझ लो अच्छे से A इज द हस्बैंड ऑफ B। अगर ये कोडेड वाला आएगा और यहाँ पे पूछेगा कि A इज द हस्बैंड ऑफ B, तो ये कैसे बताओगे। देखो एक तो तरीका है कि आप सबको चेक करोगे, इसको भी चेक करोगे, इसको भी, इसको भी। दूसरा तरीका ये होता है कि जो पूछा जा रहा है पहले उसको पकड़ लो। जैसे ये क्या कह रहा है कि A इज द हस्बैंड ऑफ B, मतलब कि A जो है वो हस्बैंड होना चाहिए किसका, B का, तो यहाँ पर B का हस्बैंड हो गया। जाहिर सी बात है कि A अगर हस्बैंड है तो B क्या होगी, वाइफ होगी, B क्या होगी, वाइफ होगी। तो यानी A मेल होगा तो B क्या होगी, फीमेल होगी, क्योंकि वो वाइफ है। तो कहने का मतलब ये है कि बस हमको ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में A का जेंडर प्लस है। जेंडर मतलब यहाँ पर हम बात करें कि कहां पर A जो है वो मेल है और कहां पर फीमेल है। जहां पे A अगर फीमेल हो जाएगा तो वो हमारा आंसर कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वही आंसर सही हो सकता है जिसमें A का जेंडर प्लस हो। प्लस मतलब आप जानते हो कि मेल होना चाहिए, ठीक है, तभी तो वो पति बन पाएगा ना। कहीं पे अगर A फीमेल हो गया तो वो तो आंसर हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमें बताना है कि A जो है हस्बैंड होना चाहिए, और अगर हस्बैंड है तो A क्या होगा, मेल होगा। अगर वो फीमेल कहीं पे हो जाता तो वो ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। जैसे ये देखो कि यहाँ पर A माइनस एन लिखा हुआ है, तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब यहाँ पे देखोगे P माइनस क्यू का मतलब है कि P इज द सिस्टर ऑफ Q। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो A जो है वो सिस्टर हो जाएगी किसकी, N की। तो अगर A सिस्टर हो गई तो वो पति कैसे बन पाएगा, क्योंकि ये तो लड़की हो गई, और जब ये लड़की हो गई तो कैसे बन पाएगा ये पति। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो आपको सब चेक करने की जरूरत नहीं है, बस आप जेंडर चेक करोगे तो कई सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर देखोगे A प्लस एन लिखा हुआ है, प्लस का मतलब क्या है कि P प्लस क्यू का मतलब कि P इज द मदर ऑफ क्यू। उसी तरीके से A यहाँ पर क्या हो जाएगा, A जो है प्लस एन मतलब A इज द मदर ऑफ एन। अब यहाँ पे भी देखोगे कि A मदर हो गया, हमें चाहिए था कि A फादर होना, तब हो सकता था सही, लेकिन A जो है मदर हो गए, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि यहाँ भी जेंडर इसका फीमेल हो गया। फिर यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे जेंडर हमें पता है नहीं, लास्ट वाला है तो शायद पता नहीं चल पाए। इसको देख लो, B भागे A, तो भाग का मतलब यहाँ पर क्या है, P भागे मतलब कि P इज द डॉटर ऑफ Q, मतलब कि B इज द डॉटर ऑफ A। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है सही, तो इसको चेक करते देखो चौथे वाले को। तो B भागे A का मतलब क्या हो जाएगा, B भागे A मतलब यहाँ पर भाग का मतलब कि P भागे Q मतलब कि P इज द डॉटर ऑफ Q। उसी तरीके से B भागे A मतलब कि B इज द डॉटर ऑफ A, ठीक है, डॉटर ऑफ A हो गया। फिर कह रहा है कि A भागे R मतलब, A भागे R का मतलब क्या हो जाएगा, A भागे R का मतलब कि फिर से गड़बड़ हो जाएगा, P इज द डॉटर ऑफ Q, मतलब भागे का मतलब कि P इज द डॉटर ऑफ Q, तो मतलब A फिर से डॉटर हो जाएगा किसका, R का। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ भी तो ये फीमेल हो गया, तो डी वाला भी गया। तो ऑप्शन नंबर सी फिर सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी फिर सही होना चाहिए। इसको बना लेते हैं। वैसे तो क्या है, B प्लस एन है, तो B प्लस एन का मतलब क्या है कि P इज द मदर ऑफ Q, मतलब कि B इज द मदर ऑफ N। फिर N भागे A, भाग का मतलब क्या है, P इज द डॉटर ऑफ Q, मतलब कि N इज द डॉटर ऑफ A, यानी N जो है वो डॉटर है किसकी, A की। तो अगर ये A की भी डॉटर है, आप खुद समझो कि अगर N B की भी डॉटर है और A की भी डॉटर है, इसका मतलब कि B और N दोनों शादीशुदा होंगे, दोनों क्या होंगे, शादीशुदा होंगे। अब B जो है वो महिला है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग ये देखेंगे, देखो सबको आप अगर सॉल्व करते तो आपको समय लगता, तो मैंने आपको सिखाया कि जब यहाँ पे ये दिया है कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो आप बस ये चेक करो कि कौन से ऑप्शन में ए मेल है, क्योंकि हस्बैंड तो मेल ही होगा, तो मेल है, और कौन से ऑप्शन में फीमेल है। अगर कहीं पे फीमेल है तो उसको हम गायब कर देंगे, ठीक है, उसको हम गायब कर देंगे और यहाँ पर डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। फिर से वही सवाल है, लेकिन यहाँ पे अब दूसरा कुछ पूछा हुआ है। ये कह रहा है कि आप बताओ कि कौन सा रिप्रेजेंट करता है बी इज द सन ऑफ एफ, मतलब कि कौन सा ऑप्शन ये रिप्रेजेंट करेगा बी इज द सन ऑफ एफ। यानी कहने का मतलब है कि बी हो जाएगा सन, यानी कि बी इज द सन ऑफ एफ। तो बी इज द सन ऑफ एफ, ये वाला रिलेशन बनना चाहिए, हमें ऑप्शन चेक करना है। तो किस ऑप्शन में ये रिलेशन बनेगा ये चेक करना है। लेकिन एक चीज तो हमें कंफर्म है ना कि बी इज द सन ऑफ एफ, यानी कि बी जो है वो सन है। अगर बी सन है तो इसका मतलब है ये मेल होगा, क्या होगा, मेल होगा। तो हम बस ये चेक करेंगे कि कहां पर बी मेल है और कहां पर फीमेल है। तो यहां पे देखो बी प्लस सी लिखा हुआ है, प्लस है, प्लस का मतलब क्या है कि पी इज द मदर ऑफ क्यू। उसी तरीके से देखोगे कि यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, बी इज द मदर ऑफ सी। अब बी मदर हो गई, यानी इसका जेंडर माइनस हो गया, और यहाँ पर पूछ रहा था कि प्लस होना चाहिए, तो ये वाला गलत हो गया। फिर यहाँ पे देखोगे भागे बी लिखा हुआ है, तो ये वाला में भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो एफ प्लस बी, और फिर क्या है बी भागे सी। तो बी भागे सी का मतलब, भाग का मतलब क्या है यहाँ पे, पी भागे क्यू का मतलब है कि पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी इज द डॉटर ऑफ सी। तो यहाँ भी फीमेल हो गई, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो हमें बस ये वाला चेक करना पड़ेगा, ये वाला, इस वाले को चेक कर लो एक बार पहले, ठीक है। हमें किसका किसका, एफ और बी का चाहिए। वैसे तो लास्ट में है तो डी भागे पी, तो डी भागे पी मतलब देखो कि डी भागे पी यानी कि पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, यानी कि डी इज द डॉटर ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कंक्रीट तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि बी का फिर जेंडर पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। हालांकि हम चेक कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं चेक करके, एफ माइनस सी। तो माइनस का मतलब क्या है कि पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, मतलब एफ इज द सिस्टर ऑफ सी। फिर क्या करें सी प्लस डी, प्लस का मतलब कि पी इज द मदर ऑफ क्यू, यानी कि सी इज द मदर ऑफ डी, तो डी का मदर हो जाएगा, ठीक है। फिर डी भागे बी का मतलब क्या है, भाग का मतलब यहाँ पर कहाँ था, भाग का मतलब कि पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, यानी कि ये हो जाएगा डी इज द डॉटर ऑफ बी। तो डी इज द डॉटर ऑफ बी, तो अच्छा डी इज द डॉटर ऑफ बी, डी इज द डॉटर ऑफ बी। इसका मतलब है कि डी जो है डॉटर है बी की, इसका मतलब कि ये सी की भी डॉटर है, बी की भी डॉटर है, तो मतलब बी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। चलो, तो बी का जेंडर तो पता चल गया, यानी कि सी का पति होगा। लेकिन पूछ क्या रहा था कि इसमें ये बताना है कि बी जो है वो इज द सन ऑफ एफ। क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर बी सन है एफ का? अरे ऐसा तो नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जो एफ है वो तो क्या है, बी का क्या है, बी की साली लगेगी ना, इसकी पत्नी, पत्नी की बहन क्या लगती है, साली लगती है, तो यहाँ पे साली लगी। तो यहाँ पर पति, सॉरी यहाँ पर बेटा और बाप का या फिर माता पिता का कोई रिलेशन नहीं है। देखो ये माता भी हो सकती थी, पिता भी हो सकता था, बट यहाँ पर बी जो है वो इसका बेटा तो नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। अब ऐसे सवालों में क्या होता है कि काफी समय लग सकता है आपको एग्जाम में, तो उसको बचाने के लिए बस मैंने ये तरीका बताया है कि जो यहाँ पे पूछेगा आप ये करना कि आप ये देखना कि कौन सा क्या पूछा जा रहा है, जेंडर की मदद से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हो। अगला सवाल देखो, एक निश्चित कोड भाषा, अच्छा ये वाला सवाल का आंसर तो आप बता दोगे, बहुत आराम से बता दोगे। इस सवाल का आंसर आप बता दो जल्दी से, सभी लोग फटाफट से इस सवाल का आंसर बता दीजिए, सभी लोग फटाफट से इस सवाल का आंसर बता दीजिए। शाम वाला क्लास हमारा चलता है 4 बजे, क्रैश कोर्स में चलता है। तो क्रैश कोर्स में अगर आपको जुड़ना है तो आप कर सकते हो क्रैश कोर्स में। अच्छा ट्विंकल, आप क्रैश कोर्स में नहीं हो तो आपको बस ये करना है कि एक सेकेंड, लेकिन ट्विंकल आप क्रैश कोर्स में नहीं हो। ट्विंकल करके एक आईडी का नाम तो है जो क्लास में आती थी, आप ही थे, दूसरा है कोई, ठीक है। रफ्तार सीरीज से देख लेना, रफ्तार सीरीज में मैंने करवाया था ऐसा सवाल। एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित भाषा में रेन को वाटर, वाटर को एयर, एयर को फूड, फूड को कंप्यूटर के रूप में कोड किया जाता है। तो उस चीज का कोड क्या होगा जो हमारी भूख मिटाती है? बताओ कौन सी चीज है जो आपकी भूख मिटाती है? ठीक है बताओ, बताइए जल्दी से, भूख कौन सा मिटाएगा इसमें? भूख कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर मिटा देगा। देखो तो ऐसे सवाल में बस ये करना होता है, आप तो जानते हो कि भूख किस चीज से मिटता है,
भूख किसी से मतलब खाना वाना खाओगे तो इसमें खाना से संबंधित कुछ है क्या, तो आप कहोगे सर फूड है, तो फूड खाएंगे मतलब खाना खाएंगे तो हमारा भूख मिट जाएगा। लेकिन हमारा आंसर फूड नहीं होगा, जैसे यहाँ पे फूड दिया ना तो फूड आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और फूड को कंप्यूटर के रूप में कोड किया गया है, तो फूड का मतलब अब यहाँ पे कंप्यूटर से है, तो यानी कि फूड को नहीं, अब आप कंप्यूटर खाओगे तब आपका पेट भरेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर को खा करके तब यहां पर आपका भूख मिटेगा। सर क्या आप खाना खाते हो? अंकुश एडिट, तो मैं ऐसे ही जिंदा हूं भाई, बिना खाना खाए जिंदा हूं, आप बताओ। मैं मानता हूं कि अभी गैस का शॉर्टेज चल रहा है और गैस मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं बाहर जाके खा लेता हूं, लेकिन खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, बिना खाए कैसे जीवित रहोगे? ये सवाल देखो, हालांकि खाना से आपका पेट भर सकता है, लेकिन अगर आप वो हो क्या बोलते हैं उसको, लालच, अगर आपके अंदर लालच है तो वो कभी नहीं भरेगा, चाहे आप पूरा धरती खा जाओ तब भी नहीं भरेगा पेट। अगला सवाल आपके सामने है, देखो यहां पर क्या लिखा है, ट्रैक्टर को कोड किया जाता है, ट्रैक्टर TRACTOR, ट्रैक्टर को कोड किया जाता है VTCE VQT। तो आप बताओ इसमें क्या होगा, किसका कोड पूछ रहा है? जेनविन का कोड पूछ रहा है। तो ये टी होता है 20 नंबर पे, ये 18 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 20 नंबर पे, 15 नंबर पे, और ये होता है 18 नंबर पे। ये 22 नंबर पे, ये 20 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 22 नंबर पे, ये 17 नंबर पे, ये 20 नंबर। तो ये 20 से 22 हो जाएगा, यानी 2 कर दोगे प्लस, 18 से 20 यानी 2 प्लस करना है, 1 से 3 यानी 2 प्लस करना है, 3 से 5 यानी 2 प्लस करना है, 20 से 22 यानी 2 प्लस करना है, मतलब सब में आपको 2 प्लस कर देना है। तो वैसे ही देखोगे जी होता है 7 नंबर पे, 7 में 2 ऐड करोगे तो 9 आएगा, और 9 नंबर पे होता है आई। तो जिस ऑप्शन में आई होगा वही आंसर होगा, अब हर जगह आई है। ठीक है, चलो ई में आप 2 जोड़ोगे, यानी ई होता है 5 नंबर पे, 2 जोड़ोगे 7 नंबर पे, जी होता है। एन होता है 14 नंबर पे, 2 जोड़ोगे 16 नंबर पे, पी होता है। यू होता है 21 नंबर पे, 2 जोड़ोगे 23 होगा, 23 नंबर पे डब्ल्यू होता है। आई होता है 9 नंबर पे, 2 जोड़ोगे 11 होगा, 11 नंबर पे के होता है। एन में फिर से आप 2 जोड़ोगे कितना आएगा, तो हमारे पास पी आएगा। 5 में फिर से 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो आई जी पी डब्ल्यू के पी जी, एक्स वाला तो आंसर होगा नहीं जी, यहाँ पे एक्स वाला हटा दो, ये आई जी पी डब्ल्यू के पी एच है, तो ये वाला गड़बड़ हो गया, यहाँ पे एल है, ये वाला गड़बड़ हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि मेरे घर का दरवाजा पूरब दिशा में है। सवाल आपके सामने आ गया है, इस सवाल को सॉल्व करिए। सर जी मेरा रिजल्ट आ गया है, मेरे 420 नंबर यानी 84% है। अंकुश एडिट 01, ये बोर्ड की बात कर रहे हो आप? अगर बोर्ड की बात करो तो बहुत अच्छी बात है, 420 नंबर तो काफी बढ़िया नंबर आप लाए हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए। बढ़िया नंबर लाए हो भाई, मतलब 420 नंबर है, बढ़िया नंबर है। ये देखो सवाल, मेरे घर का दरवाजा पूरब दिशा में है। अब देखो आपका घर होगा, आपका घर का दरवाजा पूरब दिशा में खुलता है, लेकिन आप पिछले दरवाजे से निकलते हो क्योंकि सामने वाले दरवाजे से आपको निकलने में डर लगता है। ठीक है, कोई पड़ोसी है देख लेगा, बोलेगा कि इतना साल हो गया इसको, अभी तक क्या करता है, तो सवाल पूछेगा। ठीक है, तो आप घर के बैक डोर से निकल करके चले गए, तो घर के बैक डोर से निकले तो आपको कोई नहीं देखा। ठीक है, या फिर हो सकता है आप मास्क वास्क पहन के जाओ। ठीक है, ये देखो सवाल, ये मेरे घर का दरवाजा पूरब दिशा में है, तो ये मान लो आपका घर है, घर बना दूं, ये चलो घर है। ठीक है, अब घर का जो दरवाजा है वो पूरब में खुलता है, मतलब एक दरवाजा ना इधर है, पूरब किधर होता है आपको पता ही होगा, ये होता है, इधर होता है ईस्ट। तो दरवाजा आपका इधर खुलता है, ये आपका डोर है, मेन डोर है इधर, यानी पूरब के साइड में। लेकिन आप मेन डोर से ना निकल करके आप निकलते हो बैक डोर से, मतलब इधर वाले से। तो अगर दरवाजा आपका ईस्ट में खुलता है लेकिन आप बैक डोर से निकल रहे हो, मतलब उसके उल्टा वाला डोर, तो यहाँ पे ये तो मेन डोर है लेकिन बैक डोर पीछे की ओर होगा, यानी वेस्ट में आपका दरवाजा खुलेगा। यानी आप जिस दरवाजे से जा रहे हो वो कौन सी दिशा में होगा, तो वेस्ट में होगा। तो आप जब घर से निकलते हो ना, ये मान लो यहां से आप निकलना शुरू करते हो, तो आप जाओगे किधर, क्योंकि आप बैक डोर से जा रहे हो, तो ये वाला बैक डोर है, ये बैक डोर है। ठीक है, बीडी लिख देते हैं, बैक डोर है। तो बैक डोर से निकलते हो तो निकल के जाओगे किधर, वेस्ट में जाओगे, क्योंकि आपका दरवाजा जो है वो वेस्ट में खुलेगा, क्योंकि मेन डोर से आप नहीं जा रहे हो, मेन डोर के उल्टा
यानी ईस्ट में आपका मेन डोर है तो आप उसके उल्टा यानी कि वेस्ट से निकलते हो, ठीक है। तो पिछले दरवाजे से 100 मीटर चलते हो, तो यहां मान लो कि आपने चले कितने 100 मीटर, तो इधर से निकला 100 मीटर चला। फिर कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ करके, जब आप इधर जाओगे तो दाएं ऊपर की ओर होगा, दाएं मुड़ करके आप 100 मीटर चलते हो, तो ये मान लो कितना हो गया 100 मीटर, फिर से आप चले 100 मीटर। फिर कह रहा है कि और फिर बाएं मुड़ करके 50 मीटर, तो यहां पे जाने के बाद अब जो है आप 50 मीटर चलते हो, क्या करें, और बिंदु एक्स पर पहुंच जाते हो। तो यहां पर आप पहुंच गए, कहां पर, एक्स बिंदु पे पहुंच गए। यहां से चलना शुरू किया था घर से। ये पूछ रहा है शुरुआती बिंदु से किस दिशा में हो, यानी कि शुरुआती बिंदु कहां पे था, शुरुआती बिंदु ये था। तो ये पूछ रहा है यहां से किस दिशा में हो, तो यहां से देखोगे आप किस दिशा में हो, तो आप जल्दी से बताओ कौन से दिशा में हो। ये ऊपर वाला नॉर्थ होता है, इधर वाला आपको पता है वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कहीं पे है, तो नॉर्थ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए फॉर अवंतिका इज द करेक्ट आंसर। नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नॉर्थ वेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा सवाल था, इसमें भी आंसर गलत आ रहा है, कई लोगों का डी आ रहा है आंसर। रितिका पांजी का आंसर जो है यहाँ पे डी आ रहा है, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा भाई, ये पता नहीं क्या बज रहा है इधर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नॉर्थ वेस्ट आप देख रहे हो कि शुरुआत से पूछ रहा है कि शुरू से यानी घर से किस दिशा में हो आप, तो घर से किस दिशा में हो। अंकुश एडिट करें कि एक बार फिर से बताइए। देखो अंकुश, मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं। आपका एक घर है, तो घर में आप देखोगे ना, घर में 2 दरवाजे होते हैं, और भी दरवाजे होते हैं, लेकिन एक होता है मेन डोर, एक होता है बैक डोर। बैक डोर मतलब पीछे जो खुलता है। तो अगर समझो कि आपका मेन डोर इधर खुलता है, तो बैक डोर इसके जस्ट उलट यानी इस डायरेक्शन में होगा। तो ये कह रहा था कि आपका जो मेन डोर है, ये हमें माना हमने मेन डोर, तो ये मेन डोर आपका किधर खुलता है, ईस्ट में। सवाल में कह रहा है ना, दरवाजा जो है ईस्ट में खुलता है, मेन डोर किधर, पूर्व दिशा में, यानी कि ईस्ट में खुलता है। ईस्ट किधर होता है, इधर होता है, ईस्ट में खुलता है। लेकिन आप ईस्ट में ना निकल करके, मेन डोर से ना निकल करके आप बैक डोर से जाते हो, इसका मतलब कि आप यहाँ पे ईस्ट में ना जाकर के बैक डोर यानी कि जस्ट उल्टा यानी कि वेस्ट में जाते हो। तो वेस्ट में गए हो कितना, 100 मीटर। 100 मीटर जाने के बाद आप समझो कि यहाँ पे आप जा रहे हो ऐसे ऐसे, तो आप देखो यहाँ पे आप खड़े रहोगे तो आपका राइट इधर होगा। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद कह रहा है कि राइट में मुड़ता है, 100 मीटर चलता है। राइट में मुड़ करके आप 100 मीटर जाओगे, 100 मीटर जाने के बाद फिर से क्या करोगे, वहां से बाएं मुड़ोगे। तो जब आप इधर जा रहे हो, इधर ऊपर की ओर, तो आपका बायां इधर होगा, तो बायां मुड़ करके आप कितने चलते हो, 50 मीटर। और पूछ रहा है कि एक्स पे पहुंच जाते हो। अब बताओ कि शुरुआत बिंदु से किस दिशा में हो। तो शुरुआत बिंदु कौन सा था, आपका घर था, ये वाला। घर से देखो यहाँ पे आप खड़े हो जाओ और आप देखो यहाँ से खड़ा होकर के कि ये कौन सा दिशा होगा, ये कौन सा दिशा होगा। तो पेपर पे हम मानते हैं कि ये वाला नॉर्थ होता है, ये वाला ईस्ट होता है, ये वाला वेस्ट होता है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हम यहां से देखेंगे तो लगेगा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कहीं पे है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यह अगला सवाल। अगला सवाल, यदि P जो है Q के दक्षिण में है और R Q के पूर्व में है, तो R के सापेक्ष P की किस दिशा में है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताओ जल्दी से, सवाल आपके सामने आ गया है। यदि P Q के दक्षिण में है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये बहुत आसान होता है ऐसे सवाल। P इज टू द साउथ ऑफ Q, तो आप मान लोगे कहीं पे Q बैठा हुआ है, ये मान लो कौन है, Q है। अब कह रहा है कि Q के साउथ में, P जो है वो Q के दक्षिण में है, P इज टू द साउथ ऑफ Q। तो यानी कि जो P है वो इसके साउथ में है, तो कहीं पे इधर होगा P। आप इसको बिंदु मत बनाओ, ये मान लो Q है, Q है, Q के साउथ में P है, तो यहाँ पे नीचे, साउथ किधर होता है, नीचे की ओर होता है, तो Q के साउथ में कौन हो गया, P हो गया। फिर कह रहा है एंड R इज टू द ईस्ट ऑफ Q, यानी कि अगर ये Q है तो इसके ईस्ट में कौन है, तो R है, ठीक है, R है। इन व्हाट डायरेक्शन इज P विथ रिस्पेक्ट टू R, यानी कह रहा है कि तो R के सापेक्ष P किस दिशा में, तो R के सापेक्ष पूछ रहा है, तो R यहां पे होगा। R के सापेक्ष किस दिशा में ये पूछ रहा है, तो ये R हो गया। जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसको आप बना लो एक क्या, रेफरेंस पॉइंट। अब इस पॉइंट से पूछ रहा है कि ये वाला किस दिशा में, तो ये साउथ होता है, ये आपका वेस्ट होता है, तो इसके बीच में कहीं पे निकलेगा, तो साउथ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर। हालांकि ये सवाल थोड़ा सा पूरा नहीं है, थोड़ा सा अधूरा है। हालांकि आंसर तो साउथ वेस्ट ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें दूरी नहीं बताया गया है कि ये जो है यहाँ पर Q ये कितनी दूरी पर है, मतलब Q से कितनी दूरी पे साउथ में है, Q से कितनी दूरी पर R है। मान लो कि Q यहाँ पे है, अब Q के जस्ट सटे यहाँ पे बगल में ही हो, तो आप यहाँ पे कहोगे कि सर P क्या, अब तो नॉर्थ में ही होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हम जनरली मान के चलते हैं कि थोड़ा दूरी पे ही है, तो उस हिसाब से आंसर हमने निकाला है, इतना सटा हुआ नहीं है,
थोड़ा दूर मान लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर आंसर साउथ वेस्ट। ऐसे ही करना होता है, लेकिन जब यहाँ पे दूरी दिया जाएगा, अभी तो दूरी नहीं दिया है, ये क्या आंसर होगा, ये साउथ वेस्ट होगा, साउथ और वेस्ट के बीच में। लेकिन अगर दूरी दिया होता तो हम ज्यादा करेक्टली बता पाते कि कौन सा इसका आंसर होगा, लेकिन नहीं दिया तो हम इसी तरीके से इसको बना लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय मदर, हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय। तो इस सवाल को करने के लिए तरीका हमने बताया था, ये पॉइंटिंग टाइप वाला सवाल है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले ये देखते हैं कि कौन ये स्टेटमेंट जो कह रहा है, ये स्टेटमेंट कहने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो है सुरेश। तो हम उसको पहले पकड़ते हैं, ये स्टेप नंबर 1 होता है। फिर इसके बाद हम लोग माई वर्ड पकड़ते हैं, तो ये माई वर्ड क्या होता है हमारे पास, स्टेप नंबर 2। फिर माई के आगे वाला पढ़ते हैं स्टेप नंबर 3, और इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो फिर ऑफ से कनेक्टेड है, ये देखो तो पीछे वाला पढ़ोगे स्टेप नंबर 4। ऐसे करके आप बनाते हो रिलेशन ट्री। लेकिन जब हिंदी में पढ़ोगे तो देखो सबसे पहले तो वही है, सुरेश को पकड़ोगे, जो कह रहा होता है उसको पकड़ना होता है, तो सुरेश स्टेप नंबर 1। इसके बाद यहाँ पर माई है, मेरा वर्ड है, तो स्टेप नंबर 2, और इसके बाद आगे वाला पढ़ोगे स्टेप नंबर 3, और आप रिलेशन ट्री बना लोगे, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। हिंदी वाला पढ़ो, जल्दी बन जाएगा। देखो सुरेश कह रहा है, सबसे पहले आप यहाँ पे सुरेश को लिखोगे। सुरेश क्या कह रहा है, अच्छा देखो, मैं कहूंगा कि वह मेरे माँ की इकलौते बेटे का कुछ है। अगर मैं ऐसा बोलूं तो मैं कह रहा हूं कि मेरी माँ, तो मतलब मैं अपनी माँ के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे सुरेश कह रहा है कि मेरी माँ, तो मतलब ये अपने माँ के बारे में बात कर रहा है। तो माँ हमेशा क्या होता है, एक जनरेशन ऊपर माँ होता है, तो फीमेल होगी, तो एक जनरेशन ऊपर, यानी मेरे माँ के इकलौता बेटा। अब इसके माँ का इकलौता बेटा ही है, मतलब एक ही बेटा है, तो मतलब वो सुरेश खुद ही अपने बारे में बात कर रहा है, क्योंकि और इसका कोई भाई नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये इकलौता है। जब इकलौता है तो सुरेश अपने बारे में ही बात कर रहा है, एक ही बेटा है। तो यानी कि सुरेश के माँ का इकलौता बेटा, यानी खुद अपने बारे में बात कर रहा है। इकलौते बेटे का बेटा, तो इकलौते बेटा यानी इसका भी कल को एक बेटा हो जाएगा, तो इकलौते बेटा ये था सुरेश, और इसका बेटा यानी कि ये। तो इकलौते बेटे का बेटा कौन है, वह मतलब कौन, तो लड़के की तस्वीर की ओर इशारा, यानी कि जिसकी ओर इशारा कर रहा था। तो मैंने जैसे इशारा किया सुरेश ने उसकी ओर, यानी कि उस लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। तो वह कौन है, यही है वो लड़का जिसकी ओर इशारा कर रहा था। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, बताओ कि सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है, तो सुरेश कौन लगेगा, तो फादर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश में भी इसी तरीके से करते हैं आप। जैसे देखो सुरेश ने कहा कि माई मदर, तो यहाँ पे सुरेश का मदर हो गया। फिर यहाँ पर ऑफ से कनेक्टेड है ओनली सन, यानी कि इसके मदर का ओनली सन सुरेश खुद है। फिर ऑफ से कनेक्टेड है ओनली सन का सन, ऑफ फिर सन है, तो यहाँ पर सन हो गया। इस तरीके से यहाँ पर बनाते हैं, तो आप बहुत आराम से इस सवाल को बना पाते हैं। तो जो हमने स्टेप बताए हैं वो स्टेप ध्यान रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा, अदरवाइज फिर यहाँ पर दिक्कत आएगा। स्टेप जो बताया है वैसे करोगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। मयंक त्रिवेदी कह रहे हैं कि सर एक प्रॉब्लम है, मुझे प्लीज समझा दो। भाई क्या प्रॉब्लम है, पहले ये तो बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। आ गया समझ में। अच्छा, रिलेशन ट्री जब तक देखो, अगर आपको पहली बार ऐसा सवाल पढ़ रहे हो तो आपको पता है, मुझे पता है कि आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हो तब। तो मैंने ब्लड रिलेशन का एक चैप्टर करा रखा है इसी चैनल पे। रफ्तार सीरीज का हो सकता है कि कोई प्लेलिस्ट बना होगा, तो आप उसको देख लेना, वहां पे मैंने करा रखा है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि रिलेशन ट्री कैसे बनाया जाता है, प्लस माइनस ये सब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऊपर नीचे ये सब लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको ये सवाल वैसे भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, मयंक त्रिवेदी कह रहे हैं कि क्लास खत्म कब होगा, मेरा हेडेक हो रहा है, बताओ। मतलब ही दुनिया करे कि कल के क्लास में जैसा क्वेश्चन आया था वैसा ही क्वेश्चन आएगा। हाँ, लगभग मोरलेस कहोगे वैसा ही सवाल आपके एग्जाम में आता है और वैसा ही सवाल आएगा। देखो, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मैं यही कह सकता हूं कि या तो आप क्रैश कोर्स में हो तो आप चिंता मत करो, वहां पे मैंने पढ़ा दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप क्या करोगे, आपको बस ये करना है कि रफ्तार सीरीज ढूंढना है। रफ्तार सीरीज आपको ढूंढना है, इसी चैनल पे रफ्तार सीरीज मैंने करवा रखा है, वहां पे आप जाकर के रफ्तार सीरीज से उसको पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन तो लगभग फिक्स रहता है यहां से आने का, यानी कि ब्लड रिलेशन से। अब जब वो सवाल आएगा तो किसी प्रकार का सवाल आ सकता है, किसी भी प्रकार का, तो उसका बेसिक जब तक नहीं समझोगे तब तक आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे जो कैप्सूल सीरीज है हमारा, हम सवाल आपको करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं और सवाल से संबंधित सारी चीजें बता देते हैं, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें हैं, जैसे वो मैंने वहां पर जो डायग्राम बनाया, वो सब ट्री बनाया है, अगर आपको बनाने नहीं आएगा तो सवाल भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
ये सवाल देखो आगे, ये सवाल देखो, इफ अ मेटेलिक रॉड ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये अब मैथ का सवाल आ गया है कि इफ अ मेटेलिक रॉड ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर रेडियस, तो एक रॉड क्या होता है, रॉड जानते हो आप, रॉड इस तरीके से रॉड बनता है। रॉड मतलब क्या होगा, ये सिलेंडर समझ लो आप, सिलेंडर, क्योंकि इसका जो शेप होगा रॉड का वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप होगा। तो सिलेंडर आप जानते हो कि इसमें एक रेडियस होता है, यहां पर ये आर होता है रेडियस, इसका एक हाइट या फिर लेंथ कह सकते हो, क्या कह सकते हो, लेंथ कह सकते हो। तो इसका एल लेंथ होगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो मान लो कि एल लेंथ है इसका और आर इसका रेडियस है, एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप होगा, लेकिन कह रहा है कि ये मेटेलिक रॉड है और रॉड कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। तो रॉड जो है इसका 10 सेंटीमीटर लेंथ है, तो लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और क्या कह रहा है कि इसका रेडियस जो है लेंथ एंड 2 सेंटीमीटर रेडियस, तो ये 2 सेंटीमीटर का क्या है, इसका रेडियस है। अब क्या हुआ कि कल को आपने क्या किया, इसको पिघला दिया, क्या कर दिया, इसको पिघला दिया, और पिघलाने के बाद क्या किया, इसको मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करने के बाद आपने इसको खूब खींचा, मेल्ट करके खूब खींचा, और खींच करके आपने तार बना दिया। जैसे तार बनता है तो तार आपने देखा होगा कि उसको मतलब जैसे जो धातु रहता है, जैसे सोना, सोना है तो जो गोल्ड होता है, आपको पता है कि गोल्ड को बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया जा सकता है, तो गोल्ड या सिल्वर होता है तो उसका तार आप बहुत लंबा लंबा तार बना सकते हो, ठीक है, खींच खींच करके बहुत लंबा वो खिंच जाता है। तो यहाँ पे वही चीज है कि आपने उसको स्ट्रेच किया इनटू अ वायर ऑफ 40 मीटर। देखो कि ये था 10 सेंटीमीटर का, लेकिन उसका रेडियस था 2 सेंटीमीटर, लेकिन अब आपने क्या किया कि उसको 40 मीटर का बना दिया, मतलब इसको खींच करके पिघला करके इसको इतना खींचा कि इसको ना तार बना दिया। तो तार का लेंथ कितना हो गया, 40 मीटर हो गया, ठीक है, तार का लेंथ हो गया 40 मीटर। तो अब आपने जो तार बनाया है, समझो कि ये तार है, ठीक है, और तार का लेंथ जो टोटल है वो कितना है, 40 मीटर हो गया, 40 मीटर। तो इसका लेंथ कितना हो गया, 40 मीटर, तार का लेंथ 40 मीटर। और क्या रहा है कि हैविंग यूनिफॉर्म थिकनेस, मतलब इसका थिकनेस बराबर है, यहाँ पर जो थिकनेस है वो बराबर है, हर जगह बराबर है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्ट्रेच वायर, मतलब कि ये जो वायर है इसका रेडियस कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये मान लो इसका L1, ये मान लो यहाँ पे L2, ये मान लो R1, और यहाँ पे मान लो ये R2, ठीक है। तो हमको इसका रेडियस निकालना है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक चीज को पिघला करके उसी से कोई और चीज बनाते हो तो दोनों का वॉल्यूम यानी कि दोनों का जो आयतन होता है वो बराबर होता है, ठीक है। आयतन हमेशा सेम होगा जब एक चीज को आप पिघला करके आप दूसरा चीज कोई बनाते हो। जैसे यहाँ पर समझो कि हमारे पास कुछ यहाँ पे जैसे ये चेयर है, तो चेयर में मान लो लोहा स्टील कुछ लगा हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, पिघला देते हैं। तो पिघलाने के बाद हम कुछ और बनाएंगे तो इसका जो आयतन पहले था यानी उस लोहे का पिघलाने से पहले लगभग उतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, जब पिघलाने के दौरान हो सकता है कुछ कम हो जाए, लेकिन जब हम इसको पिघलाएंगे तो लगभग बराबर ही होगा, वॉल्यूम हमेशा बराबर होगा। तो यानी इसको पिघला करके जब आप ये बना रहे हो तो वॉल्यूम तो बराबर होगा। तो दोनों ही सिलेंडर है, देखो ये भी सिलेंडर है और ये भी एक तरह से सिलेंड्रिकल शेप ही होगा इसका भी। तो यानी सिलेंडर जो होता है उसका जो आयतन होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, R1 R2 लिखा है तो पाई R1 स्क्वायर, H1 की जगह पे हमने L1 रखा है तो यहाँ पर L1 हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर L1 इज इक्वल टू उसका आयतन यानी कि पाई, पाई तो सेम ही रहेगा, R2 स्क्वायर L2, क्योंकि वो L2 है हमारे पास, उसका लेंथ है। अब देख लो पाई से पाई कट जाएगा, R1 बराबर कितना है, R1 बराबर है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर, L1 बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, R2 देखो यहाँ पे R2 हमें निकालना है, R2 का स्क्वायर हो जाएगा, L2 कितना है, तो L2 देखोगे 40 मीटर है। अब क्योंकि ये सब हमने सेंटीमीटर में लिखा है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये भी जो है सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब भी आप जो यहाँ पर लेंथ या फिर जो भी यहाँ पर रख रहे हो ना, तो उनका जो यूनिट है वो यहाँ पर बराबर होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। तो ये मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 40 मीटर में 40 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको पुट कर दोगे 40 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब इसी को हल कर दो, जैसे ये 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगा, इसके बाद 2 दूना 4 से यहाँ पर 4 कट जाएगा तो 10 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो R2 स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा तो 1 बटे कितना आ जाएगा 100, इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा। तो R2 बराबर कितना आ जाएगा, R2 बराबर कितना आ जाएगा, इसको देखो ये नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर 1 है तो 1 ही रहेगा, तो ये जो है 10, तो 1 बटे 10 बराबर कितना आएगा 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये सवाल एनटीए ने पूछ रखा है, ठीक है। तो देखो वो कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, क्या है देखो पाई आर स्क्वायर, आपको सिलेंडर का बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आयतन क्या होता है, इसका आयतन उसके आयतन के बराबर होगा, एक इक्वेशन बनेगा, तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हमें ना सवाल समझ में ही नहीं आता है, सवाल जब तक समझ में नहीं आएगा तो आप सवाल बना नहीं पाओगे। प्रीति रैना कह रहे हैं कि मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, मेरा नाम बोल दो। हरप्रीत मैंने नाम ले लिया आपका, देखो मयंक त्रिवेदी जो है शायरी लिख रहे हैं, बताओ।
ये देखो सवाल। अब छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं बताओ जल्दी से। एक सवाल हमने यहां पर दे दिया आपको जो कि जीके जीएस का सवाल है। ये सवाल पढ़ो। ख्वाबों की सजी थी महफिल, ये हंसी नीलाम हो गई। ये पता नहीं क्या लिखा है, हसीन क्या है ये ख्वाबों की सजी थी महफिल, ये हंसी नीलाम हो गई। तूने एक नजर क्या देखा, मेरी जिंदगी तेरे नाम हो गई। वाह, कर दो पूरा पूरा नाम कर दो। अरे सर मैंने आपके लिए लिखी है सर। मेरे लिए लिखी। अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया लिखा है, लेकिन जिंदगी नाम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सवाल देखो, सवाल समझो, पहले सवाल का जवाब दो। सवाल क्या है, छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। छिपकली, ऐसे सवाल आते हैं ना साइंस में, जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे कई सारे आते हैं अलग अलग चीजें। तो ये जो छिपकलियों का अध्ययन है, लिजार्ड का जो स्टडी है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सोरोलॉजी। क्या कहते हैं, सोरोलॉजी कहते हैं छिपकलियों के अध्ययन को, यानी कि स्टडी ऑफ लिजार्ड इज नोन एज सोरोलॉजी। ठीक है, उसी तरीके से जो हर्पेंटोलॉजी होता है, ये रेप्टाइल्स के अध्ययन को कहा जाता है। रेप्टाइल्स का जो स्टडी है उसको कहते हैं रेप्टाइल्स, एम्फीबियन जो होता है उसके अध्ययन को कहा जाता है। एम्फीबियन मतलब जो उभयचर प्राणी होते हैं, मेंढक का अध्ययन करो, सांप का, अच्छा सांप का अध्ययन करो, तो वो सब सांप, मेंढक और भी जो क्रोकोडाइल टाइप होते हैं, तो वो सब यहाँ पे जब अध्ययन करोगे तो उसको हम रेप्टाइल, जनरली हर्पेंटोलॉजी मतलब रेप्टाइल के जो अध्ययन करते हो, सांप बिच्छू का वो सब, तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, बिच्छू नहीं आएगा, सांप आ जाएगा। फिर देखो कि ओफियोलॉजी क्या होता है, तो इसको आप एक और नाम से जानते हो, सरपेंटोलॉजी। सरपेंटोलॉजी मतलब कि स्टडी ऑफ स्नेक्स, यानी कि सांपों का अध्ययन करोगे तो आप वहां पर देखोगे सरपेंटोलॉजी, या फिर उसको ओफियोलॉजी भी कहा जाता है। फिर ये जो है यहाँ पर, ये जो आपका कि केलोनियोलॉजी, केलोनियोलॉजी ये क्या होता है भाई। केलोनियोलॉजी जो है, ये याद नहीं आ रहा है, केलोनियोलॉजी आप सर्च करके बताना केलोनियोलॉजी क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा भी और सारे सवाल पूछते हैं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने याद किया था बहुत पहले, अर्निथोलॉजी। अर्निथोलॉजी किसको कहते हैं, बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं हम लोग अर्निथोलॉजी। ठीक है, बर्ड्स के जो स्टडी हम लोग करते हैं, बर्ड्स यानी कि आप पक्षियों का अध्ययन अगर करोगे तो उसको कहते हैं बर्ड, मतलब यहाँ पर अर्निथोलॉजी। ठीक है, उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। एक होता है यहाँ पर इक्थोलॉजी, इक्थोलॉजी ऐसे कुछ यहाँ पे नाम होता है, वो ना फिश के अध्ययन को कहा जाता है। आप स्पेलिंग देख लेना, इक्थोलॉजी ऐसा कुछ नाम होता है, इक्थोलॉजी, इक्थोलॉजी। ठीक है, इत्थु सा तो पानी था, उसमें मछली रह रही थी, ऐसे मैंने याद किया था। इत्थु सा तो पानी था, इत्थु मतलब थोड़ा सा, इत्थु सा पानी था, उसमें भी मछली जो है जिंदा रह जाती थी। तो यहाँ पर इथोलॉजी किसको होता है, फिश को। अर्निथोलॉजी किसको होता है, बर्ड को। ठीक है, फिर एंटीमोलॉजी एक होता है, एंटीमोलॉजी ये क्या होता है, ये इंसेक्ट्स का अध्ययन जो होता है उसको हम कहते हैं इंटीमोलॉजी। इंसेक्ट्स के अध्ययन को कहा जाता है इंटीमोलॉजी। ठीक है, और सेरिकल्चर, एपी कल्चर, माइकोलॉजी आपको पता होगा, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी किसको कहते हैं, फंगस का जो अध्ययन होता है उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। तो ये सब यहां पर पढ़ लीजिएगा आप लोग। हाँ, टर्टल्स का अध्ययन को यहां पर कहा जाता है, ये जो है केलोनियोलॉजी। टर्टल्स मतलब जो कछुआ होता है ना, कछुआ का जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं हम लोग, ये कहते हो। ठीक है, यहां पर जो है हमारे पास केलोनियोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पी जो है 5 से बड़ी एक अभाज्य संख्या है, जब पी को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। जब पी को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। हाँ, टर्टल टर्टल टर्टल। क्या कह रहे हैं, क्रोनोलॉजी समझाइए। भाई ये हिस्ट्री का क्लास थोड़ी है, क्रोनोलॉजी समझाएंगे आपको। ये देखो हुलुलुलु, आपने क्या अपना नाम बताया था, आपका नाम कुछ तो है, मैं भूल गया हूं, कि तेरे बाद फिर किसी को मुड़कर नहीं देखा।
बात ईगो की नहीं प्यार की थी। ये देखो सवाल है आपके सामने। अब 2-3 सवाल है, तो ये आप जान पे करते हो आप लोग कि हम 2-3 सवाल आपको होमवर्क देते हैं। तो अब आपके पास आज भी होमवर्क हम देते हैं। ये पहला सवाल है होमवर्क, ये आपके पास दूसरा सवाल है होमवर्क। कल करवाएंगे इस सवाल को, कल नहीं अब अगले हफ्ते हो पाएगा, अगले मंडे को। ओके, छुट्टी रहेगा, तो आप इन छुट्टी में 4 सवाल जो हम दे रहे हैं इसको सॉल्व करना, ठीक है। ये होमवर्क, तो 4 से 5 सवाल होमवर्क हमने दिया है, तो इसको आप सॉल्व करोगे। मैं एक बार फिर से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये 3-4 सवाल आपके सामने होमवर्क, जिसको मैं करवाऊंगा आपको यहाँ पर अगले क्लास में, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे होता है समाप्त, ठीक है। जनरल टेस्ट की लॉन्ग क्लास लेकर आई है, तो मैंने ले रखा है 8-8 16 घंटे की क्लास मेरी हो चुकी है, ठीक है। तो 8-8 16 वो आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा। 8-8 घंटे की क्लास हुई थी। दिल से दे गए तोहफों को कभी, अच्छा, दिल से दिए गए तोहफों को कभी मोल नहीं होता, हर एक चीज का कभी तो नहीं होता है, कभी तोल नहीं होता, दोस्त को बहुत मिले जिंदगी में, दोस्त तो बहुत मिले जिंदगी में, पर हर कोई आपसा अनमोल नहीं होता। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतना बड़े बड़े शायरी लेकर के आप लोग आते हो। चलिए, हम लोग अब मिलेंगे अगले मंडे को यूट्यूब पे, अगले मंडे को मिलेंगे, जो क्रैश कोर्स में अभी 4 बजे हमारी क्लास होगी। थैंक यू सो मच आप सभी को अटेंशन के लिए, 1 घंटे तक हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।